नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं प्राचीन भारत के लास्ट लेक्चर के साथ, जो लेक्चर नंबर 88 है। कंप्लीट समग्र प्राचीन भारत यहां पे समाप्त होएगा आज लेक्चर नंबर 88 में, जिसमें चोल साम्राज्य का भाग 4। और चोल साम्राज्य के भाग 4 में क्या बात करनी है? चोलों का आर्थिक पक्ष, प्रशासन, मुद्रा, कर, ये सारी बातें करनी है। तो आर्थिक पक्ष एवं प्रशासन, चोल प्रशासन भाग 4, चोल साम्राज्य भाग 4। चोलकालीन भूमियों के प्रकार देख लेते हैं दोस्तों, यहां से प्रश्न आते हैं। चोलकालीन भूमियों के 7 प्रकार हैं। वेलन बगाई, वेलन बगाई का मतलब है गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या बोलते हैं? वेलन बगाई। ठीक है। फिर प्रभु मान्यम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों अच्छे से, लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर मैं कुछ उसमें लिखूं तो आपको ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। ठीक है। तो विलन बगाई नंबर 1, गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। दूसरा है प्रभु मान्यम, प्रभु मतलब राजा, तो राजा के स्वामित्व वाली भूमि को बोलते थे प्रभु मान्यम, प्रभु मान्यम। तीसरी है एक भोग्य, ब्राह्मणों को स्वयं के उपयोग हेतु दी गई भूमि, टेम्परेरी जो होती थी, अस्थायी रूप से जो होती थी, एक भोग्य। ठीक है। एक भोग्य, ब्राह्मणों को स्वयं के उपयोग हेतु दी गई भूमि, दैट इज टेम्परेरी, है ना, अस्थायी रूप से। ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय का मतलब है ब्राह्मणों को दी गई भूमि परमानेंट। ब्रह्म मतलब ब्राह्मण और देय मतलब देना, तो ब्राह्मणों को दी गई भूमि परमानेंट, स्थायी रूप से, तो ब्रह्मदेय। ठीक है। तो ब्रह्मदेय ये हो जाती है। फिर इसके बाद बात करते हैं पल्ली चंदनम, जैनों को दी जाने वाली भूमि कहलाती थी पल्ली चंदनम। जैनों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? पल्ली चंदनम। ठीक है। चूंकि दक्षिण की तरफ कर्नाटक में चंद्रगुप्त ने संलेखना किया था, है ना, चंद्रगिरी पहाड़ी पर, दक्षिण में जैनों का काफी प्रभुत्व था, तो इसलिए यहां पे स्पेसिफिकली जैनों को बोला गया है कि जैनों को दी जाने वाली भूमि है पल्ली चंदनम, पल्ली चंदनम। नेक्स्ट है अग्रहार या गणभोग्य। गण मतलब समूह, है ना, तो गण मतलब समूह, मतलब ब्राह्मणों की सामूहिक भूमि कहलाती थी गणभोग्य या अग्रहार। अग्रहार या गणभोग्य, ब्राह्मणों की सामूहिक भूमि कहलाती थी अग्रहार या गणभोग्य। और नेक्स्ट है शालाभोग। शालाभोग का मतलब है शैक्षिक प्रयोजनों हेतु दी जाने वाली भूमि, शालाभोग, शालाभोग। तो ऐसी 7 प्रकार की भूमियां हैं। फिर से रिवाइज बता देता हूं मैं आपको। वेलन बगाई, प्रभु मान्यम, एक भोग्य, ब्रह्मदेय, पल्ली चंदनम, अग्रहार या गणभोग्य और शालाभोग। जिसमें से 4 भूमियों का मेरा एक पुराना कोडिंग है, आपको अच्छा लगे तो मैं बता देता हूं। बेलन चलाने वाला गैर कहां, बेलन चलाने वाला गैर कहां, है ना। बेलन कौन चलाती है? अपनी बीवी चलाती है ना, तो वो गैर थोड़ी नहीं है। तो बेलन चलाने वाला गैर कहां, मतलब बेलन बगाई है गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। तो बेलन चलाने वाला गैर कहां? ब्रह्मा दे वो उपहार कहां, ब्रह्मा देगा वो उपहार नहीं मिलता, वो उपहार कहां? तो ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय कैसी भूमि है? उपहार में दी जाने वाली भूमि ब्राह्मणों को, है ना, ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। तो ब्रह्मदेव वो उपहार कहां? फिर शाला में जब भोग बटा, तो शाला भोग, शाला भोग मतलब शैक्षिक प्रयोजनों के लिए दी जाने वाली भूमि, शाला भोग। तो शाला में जब भोग बटा तो पल्ली चंद जैन था कहां? पल्ली चंदनम किसको दी जाने वाली भूमि है दोस्तों? जैनों को। फिर से बोलता हूं, बेलन चलाने वाला गैर कहां? तो गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि वेलन बगाई। वेलन चलाने वाला गैर कहां? ठीक है। फिर ब्रह्मदेय वो उपहार कहां? तो ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि परमानेंटली, तो ब्रह्मदेय वो उपहार कहां? फिर शाला में जब भोग बट रहा था, जब बूंदी बट रही थी शाला में, विद्यालय में, शाला भोग, तो शाला भोग तो क्लियर समझ में आता है कि शैक्षिक प्रयोजनों के लिए दी जाने वाली भूमि। तो शाला में जब भोग बटा तो पल्ली चंद जैन था कहां? तो पल्ली चंदनम जैनों को दी जाने वाली भूमि। फिर से एक बार बोल देता हूं, बेलन चलाने वाला गैर कहां? ब्रह्मादेव वो उपहार कहां? शाला में जब भोग बटा तो पल्ली चंद जैन था कहां? ठीक है। तो 4 का यहां कवर हो जाता है, 4 आप 3 याद रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है, व्यापारियों के संगठन को वणंज कहते थे। व्यापारियों के संगठन को दोस्तों क्या कहते थे? वणंज। वणंज। चोलकालीन स्वर्ण सिक्के कहलाते थे कलंजु, है ना। चोलकालीन स्वर्ण सिक्के क्या कहलाते थे? कलंजु। ठीक है, याद रखना है आपको। चोलकालीन समाज दो भागों में बटा था, ब्राह्मण तथा अब्राह्मण। या तो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण से जो अलग थे वो अब्राह्मण थे सारे। तो चोलकालीन समाज दो भागों में बटा था, ब्राह्मण और अब्राह्मण। इसके बाद वरित्योगक पाक, वरित्योतक पाक अर्थात राजस्व विभाग की पत्रिका जिसमें आय व्यय का खर्चा दिखाया जाता था, वो कहलाता था वरित्योतगक पाक। वरित्योतगक पाक, वरित्योतगक पाक, राजस्व विभाग की पत्रिका जिसमें आय व्यय का खर्चा दिखाया जाता था। मैं इतना इसलिए पढ़ता हूं, जितना प्रोनाउंसिएशन आपका सही रहेगा उतना सही लिख के आएंगे, क्योंकि मेंस वगैरह में आपके पास ऑप्शंस नहीं होते, आपको चीजें लिखनी पड़ती हैं, शब्द लिखना पड़ता है। तो प्रोनाउंसिएशन सही रहेगा, ठहराव भरा प्रोनाउंसिएशन रहेगा तो आप शब्द सही लिखेंगे। तो वरित्योतगक पाक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। चोलकालीन प्रशासन की बात करते हैं। प्रशासन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं कि चोलकालीन प्रशासन किसके लिए फेमस है? अपना ग्रामीण प्रशासन के लिए, है ना, या विकेंद्रीकरण प्रशासन के लिए, या ग्राम पंचायत के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा है? चोल। एमपीपीएससी में आ चुका है यह प्रश्न। तो विभाग और अधिकारी, अलग अलग विभागों के नाम और उसके अधिकारी कहलाते हैं। पहला है विडय्याधिकारिन। विडय्याधिकारिन तो कार्य प्रेक्षक या लिपिक। कार्य प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर जो होता है, टीम लीडर, सुपरवाइजर भी बोल सकते हैं। तो कार्य को प्रेक्षण करने वाला, देखने वाला, मॉनिटर करने वाला, सुपरवाइज करने वाला, है ना। तो विडय्याधिकारिन, कार्य प्रेक्षक या लिपिक। फिर कुंदर कोट्टम। कुंदर कोट्टम, कुंदर कोट्टम दरबार में रहने वाला अधिकारी कहलाता था कुंदर कोट्टम। कुंदर मतलब यहां पे समझ लीजिए अंदर, अंदर तो अंदर मतलब दरबार में, तो दरबार में रहने वाला अधिकारी कहलाता था कुंदर कोट्टम। फिर पट्टौले या मुगबेट्टी। पट्टौले या मुगबेट्टी राजस्व विभाग का छोटा अधिकारी, जैसे मान लीजिए आज की डेट में पटवारी है, तो राजस्व विभाग का छोटा अधिकारी कहलाता था पट्टौले। पट्टा देता है ना, पटवारी क्या देता है? पट्टा, जमीन का पट्टा देता है ना, ऋण पुस्तिका जिसको बोलते हैं। पट्टा छोटी सी किताब होती है जिसमें खसरा नंबर होता है, रकबा होता है, खेत का क्षेत्रफल होता है। पट्टा कौन देता है? पटवारी। तो राजस्व विभाग का सबसे छोटा अधिकारी पट्टौले, या उसी को बोलते हैं मुगबेट्टी। मुगबेट्टी, ठीक है। फिर है मुंडलाम डाली, सॉरी मुंडला मडाली। मुंडला बोलेंगे पूरा, मुंडला मडाली। मुंडला मडाली मतलब मंडलम का सरदार, है ना। चोल साम्राज्य को क्या बोलते थे? चोल मंडलम। ठीक है, तो मंडलम का सरदार कहलाता था मुंडला मडाली। मुंडला मडाली। फिर विडय्या मिल, ये विडय्या अधिकारी था, ये विडय्या मिल है, भ्रमण अधिकारी। विडय्या मिल, विडय्या मिल मतलब भ्रमण अधिकारी। विडय्या मिल, तो विडय्या मिल गए, भ्रमण करते करते वो मेरे को मिल गए, विडय्या मिल, है ना। वो मेरे को विडय्या जो है वो भ्रमण करते करते मिल गए, तो विडय्या मिल भ्रमण अधिकारी। फिर तिरुंदरम, प्रधान कर्मचारी। तिरुंदरम याद रखिएगा, आया है ये कहीं पे। तिरुंदरम, तिरुंदरम का मतलब है प्रधान कर्मचारी। तिरुंदरम, ठीक है। फिर बात करेंगे वद्या अधिकारी। वद्या समाचार संप्रेषण अधिकारी। वद्या, वद्या, वद्य, है ना। वद्या अधिकारी या विद्या, विद्या बोले तो समाचार संप्रेषण कौन कर सकता है? विद्या जो पढ़ता होगा। तो वद्या अधिकारी मतलब समाचार संप्रेषण अधिकारी, वद्या अधिकारी। नेक्स्ट है औले नायकम, प्रधान सचिव। ऑल लोगों का नायक, औले नायकम, ऑल लोगों का नायक, ऑल लोगों का लीडर, तो वह प्रधान सचिव हो जाएगा, औले नायकम। औले सम्राट की आज्ञाओं का मसौदा तैयार करता था, मतलब छोटे छोटे सचिव जो हैं वो औले है, ठीक है। तो सम्राट की आज्ञाओं का मसौदा कौन तैयार करेगा? सम्राट का सेक्रेटरी, सम्राट का सचिव, तो औले। और सचिव का चीफ कौन होगा? औले नायकम।
तो याद रखिएगा प्रधान सचिव। कुड बोले पद्धति से चुनाव करवाना मतलब लॉटरी सिस्टम से चुनाव होता था, कुड बोले पद्धति से चुनाव, याद रखेंगे आप। कुड बोले पद्धति का मतलब है लॉटरी सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो ये थे चोल प्रशासन से संबंधित कुछ वर्ड्स। अब बात करते हैं चोलकालीन करों की, चोलकालीन टैक्सेस की बात करते हैं। क्या टर्मिनोलॉजीज हैं देखते हैं। आयम, आयम का मतलब है राजस्व कर, आय, आय को बोला गया है आयम। जैसे अपन बोलते हैं ना आय, हमको इतनी आय हुई, तो आयम, आयम का मतलब है राजस्व कर, रेवेन्यू। मर मज्जादी, मर और मज्जा, मज्जा किसमें होती है? वृक्ष के अंदर मज्जा होती है ना, जाइलम फ्लोएम, ये सारी चीजें। तो मर मज्जादी किसमें होती है? वृक्ष में। तो वृक्षों पर कर लगता था, वो मर मज्जादी। मर मज्जा आदि वो कहलाता था वृक्ष कर। कड़मय, सुपाड़ी, सरोते से सुपाड़ी काटते ना, कड़मय, सुपाड़ी को काटना है, सुपाड़ी को काटना नहीं है, काटना है, तो कड़मय, कड़मय मतलब सुपारी पर कर। मनय इरय, मनय इरय, मनय मतलब मेरा, इरय मतलब यहां पे रहता हूं मैं, मनय इरय, गृह कर, हाउस टैक्स है ना, संपत्ति कर, जो घर का कर लगता है, गृह कर लगता है, वो कहलाता है मनय इरय। मनय मतलब मेरा, इरय मतलब रहता हूं, तो घर हो गया, तो मनय इरय मतलब गृह कर। फिर कड़य इरय, कड़य इरय, कड़य मतलब यहां पे मैं व्यापार करता हूं, तो व्यापारिक प्रतिष्ठान पर लगने वाला कर कहलाता है कड़य इरय, कड़य इरय, ठीक है। तो व्यापारिक प्रतिष्ठान पर है ना, इरय का मतलब होता है कर, है ना, इस तरीके से। किंडा काशु, किंडा काशु, नर पशुधन पर कर, नर पशुधन जो गोबर करेगा उससे कंडा बनेंगे, तो उसको बोला गया किंडा काशु। किंडा काशु, नर पशुधन पर कर, कैसे याद करेंगे? किंडा काशु मतलब कंडा, कंडा मतलब उपला, गोबर को सुखा के जो गोल गोल उपला बनता है जिसमें दाल बाटी बनाते हैं और ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, कंडा बोलते हैं उसको, उपला भी बोलते हैं, है ना। काउडंग केक बोलते हैं इंग्लिश में, काउडंग केक, उपला, गांव में देखेंगे आप। तो कंडा काशु, किंडा काशु, नर पशुधन, नर पशुधन पर लगने वाला कर, मादा पशुधन पे नहीं है, नर पशुधन पर। फिर कड़मय अलग था दोस्तों, सुपारी पर कर। अब है कुडीमय, कुडीमय मतलब लगान, कुडीमय का मतलब होता है लगान, टैक्स, कुडीमय। मगनमय, कुम्हार, लोहार और सुनार पर कर, ये मगन होके काम करते हैं ना, कुम्हार अपना मगन होके घड़ा बना रहा है, सुनार सोने की बिल्कुल चेन, बहुत अंगूठी सुंदर सी, बहुत अच्छा नेकलेस बना रहा है, तो मगन होकर काम करते हैं लोग, कुम्हार, लोहार और सुनार। तो मगनमय, मगनमय किस पे लगने वाला कर है? सुनार, लोहार और कुम्हार, ठीक है। पॉटरी मेकर जो होता है, फिर आयरन से जो चीजें बनाता है, और सुनार मतलब जो आपका सोने वोने और चांदी की चीजें बनाता है, वो सुनार कहलाता है, ठीक है। वाशल्तिरम, वाशल्तिरम मतलब द्वार कर, है ना, द्वार के अंदर प्रवेश करने पे जो टैक्स लगता होगा वो द्वार कर कहलाता था, वाशल्तिरम, वाशल्तिरम। प्रोनाउंस 10 बार करेंगे, 10 बार लिख के देखेंगे, ड्रिलिंग करेंगे दोस्तों, तब दिमाग में ड्रिल होगा। वाशल्तिरम मतलब द्वार कर। और पेवरी, पेवर, पेवर मतलब प्योर, प्योर क्या? तेल चाहिए, तो तेल धानी पर कर। सरसों के तेल को पेरते हैं ना, उसको पेरना बोलते हैं। जब सरसों के बीज, राई के बीज जो होते हैं वो मशीन में डालते हैं तो वो क्रश होते हैं, और क्रश होने के बाद उनका क्या निकलता है? सरसों का तेल। तो उसको तेल को पेरना बोलते हैं, बुंदेलखंडी भाषा में क्या बोलते हैं? तेल को पेरना। और तेल कैसा? बिल्कुल आया, पेवर आया। प्योर को गांव के लोग क्या बोलते हैं? गांव में प्योर को बोलते हैं पेवर, एकदम पेवर चीज है, एकदम प्योर है, पेवरी। पेवरी मतलब तेल धानी कर। क्लियर है? तो शब्दों को समझना है दोस्तों, और उससे फिर अपने इन्फरेंसेस निकालने हैं। तो बहुत कुछ आपको याद करना, रटना नहीं पड़ता यदि आपको शब्दों की समझ अच्छी है। शब्दों से खेल लेते हैं अब। थोड़ी सी और बात करते हैं। तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? तो तमिल साहित्य के त्रिरत्न है कंबन, ओट्टन और पुंगालेंदी। कंबन रटा रहना चाहिए बिल्कुल, कंबन, ओट्टकुट्टन और पुंगालेंदी। कंबन जो है, इन्होंने तमिल में रामायण लिखी है। कंबन ने तमिल भाषा में रामायण लिखी है। तो तमिल साहित्य के 3 रत्न कौन कौन से लोग हैं? कंबन, ओट्टकुट्टन और पुंगालेंदी। ठीक है। इसी तरीके से कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न कौन है? तमिल वालों के तो ये हो गए। कन्नड़ के कौन है? पंप पोन्न रन्न। ठीक है, पंपोर, पंप पोन्न रन्न, ऐसे याद हो जाएगा कन्नड़।
तो पंप मतलब आदि पुराण के रचयिता हैं, पोन्न जो है वो शांति पुराण के रचयिता हैं, और रन्न जो है वो अजित पुराण के रचयिता हैं। ठीक है, तो पंप जो है आदिकाल से घरों पे पंप चलता है, तभी तो पानी भरता है ऊपर के टैंक में, पंप। फिर पोन्न, पोन्न मतलब शांति, पोन्न, हम तो एकदम पोन्न, शांति, शांति पुराण। और रन्न, रन्न मतलब अजीत, तो जीतने के लिए आप रन करते हो, जीतने के लिए क्या करते हो, रन्न करते हो, तो अजित पुराण। ठीक है, ये तीनों पुराण तीर्थंकरों द्वारा लिखे गए हैं, जैन तीर्थंकरों के द्वारा लिखे गए हैं ये तीनों पुराण, पंप, पोन्न, रन्न। पंप, पोन्न, रन्न, मतलब ये तीनों नाम कैसे हो गए, ये जो हो गए ये जैन तीर्थंकरों के नाम हो गए। ठीक है, अब एक टर्मिनोलॉजी है तोलक्कीय ग्रंथ, तोलक्कीय ग्रंथ। व्याकरण एवं काव्य से तोलक्कीय नामक व्यक्ति ने लिखा है तोलक्कीय ग्रंथ। व्याकरण एवं काव्य से संबंधित ग्रंथ है और तोलक्कीय नामक व्यक्ति ने लिखा है। और तोलक्कीय ग्रंथ कब लिखा गया है, सेकंड संगम के आसपास ये लिखी गई पुस्तक है। संगम का मतलब होता है तमिल कवि एवं लेखकों की मीटिंग, उसको बोलते हैं संगम। तमिल कवि एवं लेखकों की मीटिंग को क्या बोलते हैं दोस्तों, संगम। तो तोलक्कीय ग्रंथ जो है वो सेकंड संगम के आसपास लिखा गया है, व्याकरण एवं काव्य से संबंधित पुस्तक है, तोलक्कीय ने लिखी। क्लियर है, तो यहां पे आके पूरा इतिहास, प्राचीन भारत की जर्नी यहां पे समाप्त होती है। अब आप खूब बिल्कुल खुल के प्रश्न लगाएं, वनडे एग्जाम से लेके यूपीपीएससी तक के लगाएं, और आंसर देख के याद नहीं करना है। यदि क्वेश्चन देखने के बाद आंसर नहीं मिलता है तो थ्योरी को रिवाइज करिए और थ्योरी से आंसर निकाल के लाइए। आईएएस का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बार बार थ्योरी को देखिए, और चूंकि आईएएस के क्वेश्चन में कूट दिए होते हैं तो क्वेश्चन की कठिनता काफी बढ़ जाती है, तो उसके लिए बार बार आपको थ्योरी का रिवीजन करना पड़ेगा। और आपके सपोर्ट के लिए मैंने हर जगह कोडिंग दी हुई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बेलन चलाने वाला गैर कहां, ब्रह्मा दे वो उपहार कहां, शाला में जब भोग बटा तो पल्ली चंद जैन था कहां। तो इस तरीके से और भी आप अपने बेसिस पे भी बना सकते हैं। कुछ और चाहिए हो तो बताइएगा। नए सब्जेक्ट के साथ कल या एक आध दिन के गैप के बाद मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया से प्राचीन भारत को एकदम से तोड़ दीजिए, एकदम से बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।